यूपी में एक प्रकार का माफियागिरी का वर्चस्व बनाने की जो कार्रवाई हो रही है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर्स का नाम दिया जा रहा है, ये सब अपराध हैं। वक्त आने पर, समय आने पर इन सभी अपराधियों के खिलाफ भारत का संविधान जो है एक ना एक दिन एक्शन लेगा और ये सभी अपराधी, इसको रामराज कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो राम के मानने वाले हैं, जो राम की उपासना करने वाले हैं, ये तो उन लोगों को दर्द और तकलीफ ज्यादा होनी चाहिए, उनको योगी जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि इतनी एक आराध्य थे, करोड़ों लोगों के आराध्य एक जो है, उनके बारे में इस प्रकार से क्यों नाम गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी जी हैं, उधर अमित शाह जी बैठे हैं, तो ये बड़ा बृजभूषण शरण सिंह जी का भी, और ये जो सारी गतिविधियां चल रही हैं, और बृजभूषण शरण सिंह जी का बैकग्राउंड आप सब लोगों को पता है, एक जो बहुत बड़े इंटरनेशनल माफिया हैं जिन्हें आजकल कहा जाता है पाकिस्तान में, उनके सहयोगी होने के भी इल्जाम इनके ऊपर लगते रहे, क्योंकि भ्रष्टाचारी हैं, अत्याचारी हैं और व्यभिचारी भी हैं, तो वो किसी न किसी महान व्यक्ति या महान व्यक्तित्व के पीछे तो छुप के ही अपने जो गंदे और घिनौने कारनामे छुपाएंगे, इसीलिए बार बार रामराज की बात करते हैं, लेकिन असल में वो उस राज को बदनाम करने जैसी बात है। मतलब कि क्या, जिस राज में अभी आप लोगों ने देखा, आपने तो कोर्ट में हत्या की बात बताई, ये तो कभी भी किसी भी हालत में रामराज नहीं हो सकता था, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी को भी बदनाम करने, किसी का भी मिसयूज करने से नहीं रुकेंगे। यूपी पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी एग्जांपल, जो लेटेस्ट एग्जांपल है, वो ये है कि पुलिस को अपने 2 नंबर के घटिया और क्राइम कराने के लिए योगी जी की सरकार और योगी जी स्वयं किस हद तक पुलिस का स्टैंडर्ड ले आए हैं अपने गलत काम कराने के लिए। पुलिस को जब गलत काम के लिए बोला जाता है तो वो निरंकुश होती है। तो एक पुलिस का सीओ लेवल का अधिकारी एक महिला को वीडियो कॉलिंग करके, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, निर्वस्त्र स्वयं होके उसको धमका रहा था कि तुम मेरे पास आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। ये क्या, इसको रामराज कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो राम के मानने वाले हैं, जो राम की उपासना करने वाले हैं, ये तो उन लोगों को दर्द और तकलीफ ज्यादा होनी चाहिए, उनको योगी जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि इतनी एक आराध्य, जो करोड़ों लोगों के आराध्य एक जो है, उनके बारे में इस प्रकार से क्यों नाम गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है उनकी असलियत। लेकिन एक तरफ कहा जाता है यूपी गुंडा मुक्त राज बन गया है, लेकिन उसी के साथ साथ उमेश पाल हत्याकांड या फिर कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अतीक अहमद की घटना देख लीजिए, पुलिस की सिक्योरिटी में गोली मार दी गई। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये जो गुंडा मुक्त भी कहा जा सकता है, लेकिन जो योगी जी और उनके ऊपर भी माफिया होने के इल्जाम लगते रहे, और उनको स्वयं एक बार पता नहीं वो सच में रो रहे थे या कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग लेके इस प्रकार से उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त की लोकसभा में उनकी, जो रोते रोते उन्होंने एक अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगाई थी पूरी देश की संसद से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का उनको बड़ी याद आ गई थी तब। तो उस समय भी और आज भी उनका, और स्वयं फिर अपने ऊपर से इतने सारे मुकदमे वापस लिए, तो लेकिन उनके ऊपर भी एक माफिया होने के इल्जाम लगते रहे। तो अब क्या हुआ है कि एक प्रकार के माफिया, जो एक समुदाय के माफिया हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी समुदाय के माफियाओं को खत्म किया जा रहा है। तो और उसका इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, वो अपनी पुलिस का नाजायज फायदा उठा के पुलिस द्वारा ये आपराधिक घटनाएं कराई जा रही हैं, या तो पुलिस द्वारा या पुलिस की संलिप्तता के साथ या पुलिस की प्रोटेक्शन के साथ। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, एक मिनट। तो जब ये काम हो रहा है, तो अब जब पुलिस स्वयं गुंडा बन चुकी है, सारे पुलिस अधिकारी नहीं, लेकिन जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो एक तरह से ये जो कोई धंधा या बिजनेस होता है ना, ये उस तरीके से देखा है, जो माफियागिरी का बिजनेस है, वो बाकी सभी लोगों को खत्म करके एक वर्चस्व बनाने का, यानी कि मोनोपोली अपने भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों की, गुंडागर्दी माफियागिरी की, और अपने समुदाय के जो एक खास समुदाय के जो माफिया हैं, उनकी वर्चस्व उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। सिर्फ ये है कि अब
एक प्रकार के लोगों का और पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की गुंडागर्दी चल रही है यूपी में, वर्चस्व कायम हो गया। जो घटना हुई उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है सर। हाँ, नहीं, जज के सामने हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ, लेकिन ये करने की हिम्मत माफियाओं में आ रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। और क्या करने की, कोई ये एक अकेली घटना नहीं है। उमेश पाल की, अभी ये जो अगर कुछ महीने की बात कर लें, उमेश पाल की हत्या से लेकर अतीक की हत्या और ये सारी हत्याएं जो हो रही हैं, ये एक साजिश के तहत, जिसमें केंद्र के बीजेपी के जो जो बड़े बड़े नेता हैं जो प्रधानमंत्री की दौड़ में, और योगी जी खुद जो स्वयं प्रधानमंत्री की दौड़ में, उनकी भी राइवलरी का नतीजा है। और यूपी में एक प्रकार का माफियागिरी का वर्चस्व बनाने की जो कार्रवाई हो रही है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर्स का नाम दिया जा रहा है, ये सब अपराध हैं। वक्त आने पर, समय आने पर इन सभी अपराधियों के खिलाफ भारत का संविधान जो है एक ना एक दिन एक्शन लेगा और ये सभी अपराधी तो कानून की जद आप में कह रहे आएंगे। हैं संविधान एक्शन लेगा, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, क्या यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए? राष्ट्रपति शासन लागू होना एक तरीका अच्छा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन में फिर अमित शाह जी के कंट्रोल में चीजें आ जाएंगी। अब वो स्वयं ही अब जाएं तो कहाँ जाएं, एक ऐसी स्थिति हो चुकी है यूपी जैसे प्रदेशों के लिए। तो अमित शाह जी के ऊपर स्वयं इतने सारे मुकदमे थे, वो तो एक तरह से तड़ी पार के ऑर्डर भी थे उनके खिलाफ, वो भी जेल रह के आए, उनके ऊपर भी आपराधिक गतिविधियों के, माफियागिरी के कितने इल्जाम लगे थे। तो योगी जी या अमित शाह जी अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो होम मिनिस्ट्री ही एक तरह से राष्ट्रपति शासन में एकदम मोस्ट पावरफुल हो जाती है किसी स्टेट में। और लगना चाहिए सबसे पहले इस वक्त तो यूपी से भी पहले मणिपुर में लगना चाहिए, जहां भी एक अमित शाह जी के खुद के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बहुत ही क्लोज हैं वो, तो वहां नहीं लगवा रहे वो राष्ट्रपति शासन। योगी जी तो मेरे ख्याल से उनकी इतनी तो पकड़ है कि वो यूपी में अमित शाह जी चाहें तब भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगने देंगे, लेकिन स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा। ये है कि अभी एक प्रकार के माफिया, एक समुदाय के माफिया हैं, फिर एक दूसरे समुदाय के माफिया आके वो वर्चस्व बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन सभी अधिकारियों को, इन सभी जो राजनीतिज्ञ हैं, उनके खिलाफ कुछ मजबूत लोगों को या कुछ मजबूत वकीलों को मिलकर आपराधिक मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज करने चाहिए, ताकि और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, जो उसका विवेचना है, वो कोर्ट की निगरानी में करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये इतनी छोटी छोटी घटनाएं नहीं है कि हम देखें कि किसी एक गैंगस्टर को मार दिया, ये बाकायदा बड़ी प्लानिंग के तहत ये सब काम हो रहा है। वो अनर्थ होना जरूरी है कि क्या इसके पीछे असली साजिश है। क्योंकि अब तक तो हमने कितनी भी घटनाएं सुनी, तो कोर्ट के अंदर नहीं होता है, बाहर अगर घटनाएं होती है, कहीं अगर एनकाउंटर भी होता है तो कोर्ट के बाहर होता है, ये कोर्ट के अंदर की घटना है। मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट के अंदर भी घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं है, ये कहना गलत होगा कि कोर्ट के अंदर जज के सामने ऐसी घटनाएं नहीं हुई। यूपी में भी हुई हैं, यूपी से बाहर भी, लेकिन जिस बड़ी साजिश के तहत ये हो रही है वो है सबसे ज्यादा, अगर कि ये उस गैंग वॉर का हिस्सा नहीं होती है जिसमें एक प्रकार के एक समुदाय के लोगों के गैंग्स को मजबूत किया जा रहा है दूसरे लोगों को मार के, और पुलिस को स्वयं गैंगस्टर एक्टिविटीज में लिप्त कराया जा रहा है कुछ भ्रष्ट अधिकारियों, वो है चिंता का विषय। उस पर हम सब लोगों को ध्यान देना है। तो क्या लग रहा है, क्या इन सारी घटनाओं को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं आप, योगी जी इस्तीफा दे दें? इस्तीफा नहीं दे रहे, उन्हें इन्वेस्टिगेशन होगी। जैसे ब्रिजभूषण शरण जी को इस्तीफा तो सबसे पहले देना ही चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या वो इस साजिश में शामिल तो नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। उसकी सबसे पहली जो कड़ी होगी वो तो इस्तीफा देने की बात होगी ना। सबसे पहले अगर किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमे, वो भी इस तरह के सीरियस इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसको इस्तीफा तो देना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन भी होगी, जो ब्रिजभूषण शरण जी की नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट तो हर चीज का संज्ञान कैसे लेगा, एक तो बात यह है, और कोर्ट को संज्ञान लेने से पहले कुछ मजबूत लोगों की आवश्यकता होगी जो इस बात को कोर्ट के सामने मजबूती से रखें। लेकिन क्योंकि अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, इन्वेस्टिगेशन हुई, एक जो 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 एक अबोध बालिका थी, जो माइनर थी, उसके दो बयान हुए, एक जज के सामने, एक पुलिस के सामने। अब सडनली ऐसा क्या हो गया, जब अमित शाह जी से मुलाकात हुई, जब अमित शाह जी पिक्चर में डायरेक्टली खुद आ गए, अब ऐसा क्या हो गया कि उस जो माइनर बच्ची थी उसने अब क्या स्वयं इच्छा जाहिर की थी कि मैं एक और बयान देना चाहती हूँ, या पुलिस का दबाव था उसके ऊपर, उससे एक और बयान लिया है, और वो ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब आप लोगों ने सबने देखी हैं प्रेस के माध्यम से ही,
कि उसने अपने बयान को, पुराने वाले बयान को झूठा बता दिया। तो जब इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो कोर्ट की निगरानी में ही होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इधर योगी जी हैं, उधर अमित शाह जी बैठे हैं। तो ये बड़ा ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का भी, और ये जो सारी गतिविधियां चल रही हैं, और ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का बैकग्राउंड आप सब लोगों को पता है। एक जो बहुत बड़े इंटरनेशनल माफिया है जिन्हें आजकल कहा जाता है पाकिस्तान में, उनके सहयोगी होने के भी इल्जाम इनके ऊपर लगते रहे। तो ये तो माफिया राज ही चल रहा है ना। अमित शाह जी भी के ऊपर माफियागिरी का इल्जाम लगा, योगी जी के ऊपर वो लगा। अब ब्रिजभूषण शरण जी के बैकग्राउंड आप चेक कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे। और वो अपने आप को बाहुबली बड़े उससे बताते हैं, और अपने आप को साबित भी कर रहे हैं ना, वो तो कोर्ट से भी बड़े बाहुबली हो रहे हैं। पूरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ, एक मुझे लगता है, और मेरी ये शास्त्री जी की तरह नहीं बल्कि एक इन्फॉर्म्ड गेस है मेरा ये, कि ब्रिजभूषण शरण जी को छुड़वाने के लिए ये चार्जशीट फाइल होगी, उनको उनके अपराधों को उजागर करने के लिए नहीं होगी। तो लेकिन सर आप खुद एक एडवोकेट है, तो आपको पूछूंगी, नजर तो ऐसा ही आ रहा है उस बच्ची के बयान से, जो 164 का मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया गया, उससे तो ये बात एकदम, कोई भी जो क्रिमिनल लॉ का जानकार होगा उसको ये नजर आ जाएगी। इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, ये सब कुछ खत्म करने के लिए सारी साजिश। नहीं नहीं सही, जब दूसरा बयान आएगा ही नहीं तो क्या होगा। अब जब वो बच्ची के ऊपर दबाव, सबसे पहले तो कोर्ट में इस बात के लिए बयान चेंज करने के लिए ब्रिजभूषण शरण को और आईओ को अरेस्ट करना चाहिए कि ये कैसे हो गया।